हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको टेंशन पढ़ाऊंगा और ईएस के क्वेश्चन कराऊंगा प्लस। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। देखो, जो है एग्ज़ाम जो है आप लोगों का पास में है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। यूपीपीएससी और एसएससी जेई और ये राजस्थान वाला एग्ज़ाम भी है जेई का, काफ़ी पास आ चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और कंसेप्ट जितने जल्दी हो सके उसको रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाते रहो। टेंशन मेंबर क्या होता है? देखो, जो स्टील होता है उस पर आपका टेंशन लोड भी लग सकता है और आपका एक कंप्रेशन लोड भी लग सकता है। सबसे पहली बात तो यह है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जब उस पर एक्सल टेंशन आती है उसको ही हम लोग क्या कह देते हैं, टेंशन मेंबर कह देते हैं। और टेंशन मेंबर को हम एक टाई मेंबर भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। The member connection are so arranged that are eccentrically occurs। अगर eccentrically कनेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, कोई भी आपकी प्लेट है और इसको आप दूसरी प्लेट जोड़ रहे हो, उसमें या तो आप बोल्टेड कनेक्शन से जोड़ रहे हो या फिर आप बेल्टेड से, जिसके वजह से जो बोल्टेड या बेल्टेड कनेक्शन में मेरा क्या रहता है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है इस तरीके से, जो मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ था उसी के बेस पे। कोई मेंबर है, रूफ टेरेस कंसिस्ट ऑफ ISA प्लेस्ड। ISA क्या है आपका? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है, जिसकी लेंथ दे रखी है 100, विड्थ दे रखी है आपकी 80 और थिकनेस दे रखी है आपकी 8 mm। प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट। ये देखिए आपका गसेट प्लेट है इस तरीके से। अब आपकी दोनों साइड आपकी ISA क्या है आपका, इधर भी और इधर भी आपका जो एंगल आपने सेक्शन से कनेक्ट कर रहे हो आप, उसकी जो थिकनेस दे रखी है गसेट प्लेट की, वो दे रखी है आपको 10 mm थिकनेस। इट कैरीज अ लोड, जो ले रखा है वो आपका 80,000 किलोन्यूटन के करीब दे रखा है। अब आपको नंबर ऑफ रिवेट पूछी है, तो सिंपल आपको पहले तो आपको लोड आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, लोड ओवर नंबर ऑफ वो रिवेटेड वैल्यू, लोड ओवर रिवेटेड वैल्यू। और रिवेटेड वैल्यू के लिए मेरा क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और टियरिंग स्ट्रेस की जो भी मिनिमम वैल्यू होती है उसको मेरी रिवेटेड वैल्यू होती है। जो भी उनमें लोड आएगा वो रिवेटेड, जो सबसे लीस्ट वाला लोड जो हम कंसिडर करते हैं वो रिवेटेड वैल्यू को मान लेते हैं। अब इसके लिए आप जब भी आपको रिवेटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो रिवेटेड वैल्यू के लिए आपको रिवेटेड की डायमीटर पता होनी चाहिए। रिवेटेड की डायमीटर कैसे निकालोगे आप? अनविन फॉर्मूले से। तो अनविन फार्मूला मेरा क्या कहता है, 6.05 अंडर रूट में थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो यहाँ से आपने नॉमिनल डाई ऑफ द रिवेट निकाले, जो कि 20 आ गया मेरा। अब 25 से नीचे है तो इसको आप ग्रॉस डाई निकाल सकते, तो कितना आप उसको फिट करोगे, तो 1.5 प्लस 21.5, इससे आपका ग्रॉस डाई आ जाएगा आपका। अब आपको शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है, तो शेयरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए देखिए, इसमें अब आपके गसेट प्लेट में दोनों सेक्शन में दे रखा बैक टू बैक ऑन बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट कनेक्ट है मेरी। तो जो इसमें शेयर आएगा दोनों ही डबल शेयर आ सकता है इसमें, तो 2 × π/4 × d²। और शेयरिंग स्ट्रेस मेरी आपको पता है कि जो भी मेरा पावर ड्राइवन होता है या मशीन रिवेट होती है, उसमें हम लोग कितना लेते हैं, 90 Nm/mm² लेते हैं पावर ड्राइवन के केस में। तो वो जो है आपका पावर ड्राइव में 90 लेंगे और मशीन में 100 लेते हैं, तो वो आपका 2 × π/4 d²। और शेयरिंग स्ट्रेस कितना देखिए 90। डी क्या आपका ग्रॉस डाया है, सारी वैल्यू पुट करोगे आप तो आपका आ जाएगा 65349। इसी तरीके से आप बेयरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो। तो बेयरिंग स्ट्रेस क्या है, मतलब एक प्रकार का स्ट्रेंथ ही है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ लग रही है। तो स्ट्रेंथ इजिकल टू जो आपका फोर्स होता है, स्ट्रेस इजिकल टू क्या होता है आपका, फोर्स ओवर एरिया होता है आपका। तो अब फोर्स क्या है, दिस इज स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा, फोर्स इजिकल टू। अब स्ट्रेस कितने दे रखा है आपका, ये दे रखा है। और जो आपकी स्ट्रेंथ किसी में निकालनी है आपको, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दी प्लेट निकालनी है, तो डायमीटर जो बोल्ट का है और इनकी थिकनेस सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी यहाँ से बियरिंग स्ट्रेस निकाल दोगे। बस नंबर ऑफ रिवेट निकाल दोगे, लोड ओवर रिवेटेड वैल्यू। इसी के बाद अब आपको पिच कितनी रिक्वायर्ड होगी,
एक बोल्ट से लेकर के दूसरे बोल्ट तक की जो आपकी डिस्टेंस है पैरेलल वे में, तो वो कितनी होगी आपकी 3 × 5 लेंगे हम लोग। 5 कितना नॉमिनल डाया, तो आपकी कितनी आ जाएगी 60 mm के करीब आ जाएगी एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट के सेंटर तक की पैरेलल डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होगी आपकी, जो भी मेरी प्लेट है, प्लेट से लेकर के आपकी बोल्ट तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी रियल डिस्टेंस होगी, वो आपकी कितने लोगे 2 × डाया होगा आपका कितना आ जाएगा 2 × 20 आपकी आ जाएगी 40 mm के करीब। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ पहले ही। अब अगला देखते हैं इसमें शियर लैग क्या होता है। देखिए कोई भी टेंशन मेंबर है, जैसे ही आप उस पर लोड लगाओगे या उसको आप बिल्ड करोगे तो उसमें क्या आता है, वो जो लोड होने के कारण जो भी आपका इस तरीके से स्ट्रेट वे में खिंचती है तो उसमें कोई भी स्ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं आता है। पर लेकिन क्या होता है, एक शियर लैग इफेक्ट का मतलब क्या है, उसमें इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग आ जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ ड्यू टू टेंशन शियर लैग ड्यू टू टेंशन, उसकी वजह से मेरे क्या कहलाएगा, आपका शियर लैग कहलाएगा। मान लो कोई भी आपका टेंशन मेंबर है और उस पर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, आपकी स्ट्रेनिंग हो रही है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, शियर लैग कहलाएगी। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होता है वो कम करता है और शियर लैग इफेक्ट को भी कम करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छी सिंपल। उसके बाद देखिए आपको ये गसेट प्लेट दे रखी है ये, और इसमें आपको एक एंगल सेक्शन दे रखा है ये, और उसमें आपको वोल्टेज कनेक्शन दे रखा है। तो ये तो इसका फ्रंट व्यू होगा। टॉप व्यू कैसे होगा, आपका एक गसेट प्लेट हो गई और ये आपका एंगल सेक्शन हो गया। इसको कनेक्ट कैसे करोगे आप, इस तरीके से करोगे। लग एंगल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। दो कोई भी अनकनेक्टेड लैग को कनेक्ट करने के लिए हम लोग गसेट प्लेट का जो लग एंगल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई गसेट प्लेट है ना, एक आपका लैग ये है, एक आपका एंगल सेक्शन ये है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हो, लैग एंगल का यूज़ कर रहे हो। ये आपकी अनकनेक्टेड लैग है इसकी, है ना, और ये इसकी कनेक्टेड लैग है। तो इसका मतलब क्या है, लैग एंगल इज ए स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज टू कनेक्ट आउटस्टैंड लैग ऑफ द मेंबर टू गसेट प्लेट। जो भी है आपका जैसे आउटस्टैंड लैग है आपका, इसको कनेक्ट करने के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हो, दिस इज लैग एंगल का यूज़ कर रहे हो आप। इसका ये तो आपका टॉप व्यू फ्रंट व्यू होगा। उसका टॉप व्यू देखोगे तो क्या होगा, आपका कोई गसेट प्लेट है ये, और इसमें आपका लैग एंगल है, ये इस तरीके से देख रहे हो आप, है ना। ये इसकी आउटर साइड ऑफ दी लैग एंगल है। उसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या इसका यूज़ कर रहे हो, ये आपने रिवेट लगा दिए, तो ये आप लैग एंगल का यूज़ कर रहे हो। ये क्या करता है, इसकी जो लेंथ होती है कनेक्शन ऑफ द गसेट प्लेट की, वो क्या करता है, कम करता है। और शियर लैग इफेक्ट मैं टेंशन मेंबर को उसको भी कम करता है मेरा लैग एंगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। दूसरा एक क्या है, लैग एंगल इज यूज्ड देन अनकनेक्टेड। देखा था आपने, अनकनेक्टेड लैग था ये आपका, दिस इज अनकनेक्टेड लैग है। अनकनेक्टेड लैग ऑफ द मेन एंगल बिहेव लाइक एज कनेक्टेड लैग। अब वो क्या है, वो आपका जो अनकनेक्टेड लैग है वो आपका क्या कैसे शो कर रहा है, कनेक्टेड लैग की तरह आपका शो कर रहा है आपको। इंटरैक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया एंगल बिकम्स इफेक्टिव इन रेजिस्टेंस टेंशन। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें जो टेंशन को रेजिस्ट करने के रेजिस्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ लैग एंगल इज यूज देन एफिशिएंसी ऑफ टेंशन मेंबर इज इंक्रीज। अब जब लैग एंगल आप यूज़ कर रहे हो तो उसका शियर लैग इफेक्ट है वो तो कम हो ही रहा है, प्लस उसकी एफिशिएंसी है वो उसकी बढ़ रही है, और उसकी जो लेंथ है वो भी उसकी क्या हो रही है, वो भी रिड्यूस हो रही है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए इस तरीके से गसेट प्लेट है, दो एंगल सेक्शन है, इसको मेन एंगल से उन्होंने कनेक्ट कर दिया।
अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग जॉइंट क्या होता है। लॉन्ग जॉइंट क्या होता है, कोई भी आपकी गसेट, कोई भी दो प्लेट है आपकी, और दो प्लेट को ज्वाइन करने के लिए हम लोग बोल्ट को यूज़ करते हैं। और लेकिन बोल्ट का अगर डायमीटर मेरा कितना होना चाहिए, अगर उसका डायमीटर लॉन्ग जॉइंट जब कहलाएगा जब मेरा डायमीटर ऑफ द बोल्ट 15 टाइम्स होगा, और जो थ्रोट थिकनेस होगी मेरी वेल्डेड की, वो कितनी होगी 150 टाइम्स से ग्रेटर होगी, तब मेरा क्या कहलाएगा, आपका लॉन्ग जॉइंट कहलाएगा। अब आप देखिए जो लॉन्ग जॉइंट होता है, इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो आपका लोड होगा इस तरीके से आपका लगेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो पहला वाला सेक्शन होगा, यहाँ पहले वाला बोल्ट होगा। अब जब इस पर लोड लगेगा है ना, तो इस पर इसका इफेक्ट इस पर आएगा, दूसरे पे आएगा, फिर अगले पे आएगा। तो इस तरीके से इसकी लेंथ बड़ी होने के कारण इसमें क्या होता है, शियर लेग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से अनबटनिंग हो जाती है। तो उसमें जो फेलियर होगा वो सिर्फ कैसा होगा, अनबटनिंग फेलियर होगा, इनर बोल्ट से आउटर बोल्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। क्यों होगा ये, एक्सेल लोडिंग के कारण होगा ये, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द जॉइंट 15 टाइम्स, ये बताया मैंने, 15 टाइम्स डाई बोल्ट होगा तभी लॉन्ग जॉइंट कहलाएगा। और जो इसका एक्सेल लोड होगा, एक्सेल लोड के कारण इसमें क्या होगा, जैसे आप लोड लगाओगे, मान लीजिए इसमें जो लोड की आपकी कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी 20 टन को लोड झेलने की, पर लेकिन इस पर आप लगा रहे हो लोड 25 टन का, तो क्या होगा, ये यहाँ से इस तरीके से क्रैक होता जाएगा। तो वही है आपका एक्सेल लोडिंग के कारण क्या होता है, आपका इनर बोल्ट से आउटर बोल्ट की तरफ फेलियर जो होता है, इसी को कह देते हैं हम लोग अनबटनिंग फेलियर। जैसे कि आप कमीज़ के बटन अगर खोल रहे हो तो वो क्या हो रहा है आपका, उस पर एकदम से लोड लगा दो तो वो पूरे के एक साथ खुल जाते हैं, तो वो अनबटनिंग इफेक्ट हो जाता है। द लेंथ ऑफ द सेक्शन इज़ मोर देन 15 टाइम्स। अब हम लोग जानते हैं है ना, अगर 15 टाइम्स भी डायमीटर होगा, इसको कम करने के लिए, जो भी अनबटनिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ये अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। जब भी अगर आपकी अनबटनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आपको किससे करना है, आपको रिडक्शन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है, जिससे इसकी एफिशिएंसी क्या हो, मेरी कम ना हो। अब ग्रिप लेंथ क्या होता है, देखिए कोई भी आपका प्लेट है, इस तरीके से दो प्लेट है, लैप जॉइंट आप देख रहे हो कि अगर मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी एक्शन है वो सेम लाइन पर ना हो, तब मेरा क्या कहता है, तो मेरा वो होता है लैप जॉइंट। और बट जॉइंट में क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फोर्स है वो मेरा क्या होता है, सेम लाइन में होता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और स्ट्रेस और लोड बियर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल कवर वो आपका लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट विच कैन हु कैन टेक मोर लोड, तो आपको पता है कौन ले सकता है, आपका बट जॉइंट। अब जो लैग जॉइंट होता है, इसकी जो वैल्यू, जो लैग क्या होता है आपका, ये जो आपका इस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो, ये आपकी ग्रिप लेंथ होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होती है, 15 टाइम्स ऑफ दी डाया होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए लिमिट स्टेट के केस में। इससे ज़्यादा अगर वैल्यू हो जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस आपका डेवलप्ड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसको कम करने के लिए तो आपको 15 टाइम्स ऑफ दी डाई ही रखना है, जिससे बेंडिंग स्ट्रेस मेरा रिड्यूस रहे। और ये क्या है, लिमिट स्टेट मेथड है। बट इन केस ऑफ आपका WSM है, WSM के केस में आपको कितना लेना है, आपको 18 टाइम्स ऑफ दी डी, 8 टाइम्स ऑफ दी डी लेनी है लेग लेंथ। अब आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो वो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, आपका लेंथ ओवर रेडियस ऑफ जायरेशन। जो भी मेरा मान लीजिए कोई टेंशन मेंबर है इस तरीके से कोई, और इस पर आप लोड लगा रहे हो, इसकी लेंथ है, तो इसकी जो रेडियस होगी इस पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस इसकी कम होगी तो इसका तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगी तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो ज़्यादा होगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो कम होगा। और पर लेकिन मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो ज़्यादा होगा, लेंथ मेरी
ज़्यादा होगी। तो जो मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो होता है किसी भी ट्रेस में, तो ऊपर जो लोड लगता है इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जो नीचे लोड लगेगा मेरे, वो मेरा कौन सा होगा, टेंशन होगा। और हमेशा स्लैंडरनेस रेशियो कंप्रेशन टेंशन मेंबर में याद रखना आपको कितना लेते हैं, 400 लेते हैं टेंशन मेंबर में, सॉरी कितना लेंगे आप, 400 लेंगे। द मेंबर आर ऑलवेज अंडर कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन है तब आप मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो कितना लोगे आप, 180 लोगे। ये बात आपको याद रखनी है। प्योर टेंशन के केस में सिर्फ 400 लोगे आप। अगर आपका कंप्रेशन है तो आपको कितने लेने हैं, मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू आपको 180 लेनी है आपको। अगर सिर्फ टेंशन मेंबर है और रिवर्सल स्ट्रेसेस लग रहा है उस पर, तब आपको कितनी लेनी है, मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू आपको 180 लेनी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टेंशन मेंबर लग रहा है आपका, और अगर रूफ ट्रस है, टेंशन मेंबर किसी भी रूफ ट्रस में लग रही है ना, तो और उसमें विंड इफेक्ट के कारण जो हम मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 350 लेते हैं रूफ ट्रस के केस में। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, वो देखते हैं हम लोग, उसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो टाइप ऑफ फेलियर होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फेलियर आते हैं वो जानते हैं हम लोग। इसमें 3 तरीके की फेलियर होते हैं। एक तो आपका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेलियर आता है, दूसरा ब्लॉक शियर फेलियर आता है, और तीसरा आता है आपका नेट सेक्शन रप्चर। देखो, ये कोई भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में मेरा ग्राफ होता है, तो इस तरीके से ग्राफ होता है, आपने लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है लिमिट प्रोपोर्शनलिटी कहलाती है, और फिर ये जो आपकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है, फिर अपर यील्डिंग पॉइंट, फिर लोअर यील्डिंग पॉइंट, फिर स्ट्रेनिंग हार्डनिंग, ये अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर, ये आपकी इलास्टिक लिमिट, और ये आपकी लिमिट प्रोपोर्शनलिटी है ना, और इसके बाद आपकी स्ट्रेनिंग हार्डनिंग, और फिर आपका फ्रैक्चर, और फिर फेलियर आता है यहाँ पे। ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। तो जो पॉइजन रेशो होता है वो आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक वो वैलिड करता है आपका। तो इसी में जो आपकी ग्रॉस यील्डिंग फेलियर क्या होता है आपका, अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है किसी लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन ऑफ द मेंबर, तब मेरा क्या होता है आपका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेलियर आता है। बट ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है, मान लीजिए आपकी कोई 2 प्लेट हैं ऐसे कनेक्ट है आपकी, और उसमें वोल्टेज कनेक्शन है, तो जो मतलब एक ब्लॉक आपका इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ से अगर पूरा ब्लॉक आपका फेलियर आ रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्लॉक शियर फेलियर। क्योंकि आपको पता है कोई भी वोल्टेज कनेक्शन होता है उसमें मेरा कौन सा फेलियर आता है, सबसे पहले शियर फेलियर आता है लाइन के अलॉन्ग। टियर फेलियर जो आता है पैरेलल जो फॉर्म में मेरा लाइन के अलॉन्ग आएगा वो शियर फेलियर आएगा। जो परपेंडिकुलर फॉर्म में आएगा वो मेरा कौन सा आएगा, टियर फेलियर आएगा। और बियरिंग स्ट्रेस होगी वो कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ दी वोल्टेज और प्लेट के सेक्शन की वजह से आती है मेरी। उसके बाद आता है नेट सेक्शन रप्चर। तो नेट सेक्शन रप्चर क्या होता है, द फ्रैक्चर ऑफ बिकम्स, देखिए जैसे तरीके से मैंने अभी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा मेरा, इस तरीके से आपका ये जो है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पे आपका पहुंच जाता है, तब मेरा क्या आता है, नेट सेक्शन रप्चर आता है। तो वही मेरा क्या कहलाता है, नेट सेक्शन रप्चर के फेलियर कहलाता है मेरा। अब देखिए इसमें कुछ मेरे लोड कैरिंग कैपेसिटी है, कोई भी टेंशन मेंबर वो कितनी बियर कर सकता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो वही आपका एक्सेल टेंशन इस पर लोड लग रहा है किसी भी टेंशन मेंबर में, और इनटू नेट एरिया जो भी रहेगा आपका, तो आपका इसमें स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी किसी भी टेंशन मेंबर में, सिग्मा 80 इंटू एक्सियल वो एरिया नेट। और एरिया नेट कैसे निकालोगे, मान लीजिए आपका चेन कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। चेन कनेक्शन किस तरीके से है, देखिए इस तरीके से, ये आपका चेन कनेक्शन दे रखा है, ये आपकी चेन दे रखी है।
अब आपका इस तरीके से उन्होंने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो एक लोड आपका इस तरीके से इसमें लग रहा है। आपको एरिया नेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इसमें? तो मैंने बताया था बी माइनस एन डी, एन का यहाँ पे सिर्फ 2 वोल्ट है मेरे, क्योंकि जो पहला सेक्शन होता है वहीं से मेरा फेलियर होता है। क्रिटिकल सेक्शन तो वही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोड होगा वो वहीं पे लगेगा। तो बी माइनस 2D इंटू आपका थिकनेस, तो एरिया क्या हो जाएगा? बी माइनस 2D इंटू टी हो, जो आपका थिकनेस हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डायमंड रिवेटिंग किस तरीके से आपका होता है जब आप उसको अरेंजमेंट करते हैं उसका, तो ये आपका इस तरीके से डायमंड अरेंजमेंट हो जाता है। मान लीजिए इस तरीके से आपका ये डायमंड अरेंजमेंट है। और अब आपका एरिया नेट निकालना हो किसी सेक्शन में, आपको 1 1 में निकालना है, तो बी माइनस डी इंटू टी कर दोगे आप। बट इन केस ऑफ आप अगर आप सेकंड सेक्शन में निकालोगे तो बी माइनस 2D कर दोगे, थर्ड सेक्शन में बी माइनस 3D इंटू टी कर दोगे। सिंपल है, और कुछ नहीं करना आपको। बट अब आपको स्टैगर्ड के केस में निकालना है, तो कैसे करोगे आप? देखिए, ये जो आपकी दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है, आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, वही फॉर्मूला लगा देना है। जो भी आपकी स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस क्या होगा? यील्ड स्ट्रेस इंटू ग्रॉस एरिया, और वो आपके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। बट ये किसके केस में? आपकी लिमिट स्टेट के केस में आ जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ निकालोगे आप किसी भी टेंशन मेंबर में। इन केस ऑफ आपका अगर जो आप अल्टीमेट स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? एरिया नेट इंटू 0.9 है यहाँ पर, 0.9 FU ओवर 1.25 आ जाएगा। तो ये किसके केस में आ जाएगा? आपका अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में, जो आपका शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। अब मैं बता रहा था आपको स्टैगर्ड क्या होता है। देखिए, स्टैगर्ड में जो मेरा वोल्टेज कनेक्शन होता है वो जिगजैग सेक्शन में होता है। मान लीजिए 1 वोल्ट मेरा ऐसे लग रहा है, दूसरा वोल्ट मेरा ऐसे लगेगा, और तीसरा वोल्ट मेरा इस तरीके से लगेगा। अब क्या होगा? जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड पिच डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं नीचे वाली S2 कह सकते हो आप। और ये जो वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जैसे मेरी कहलाती है, मेरी इसको मैं कह दूंगा गेज पिच डिस्टेंस। ये मेरी गेज पिच डिस्टेंस। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आपको इसका अगर एरिया नेट निकालना है, तो कैसे करोगे आप? बी माइनस एन डी प्लस S1 का स्क्वायर ओवर 4G1, ठीक है, प्लस S2 का स्क्वायर ओवर 4G2। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, N1 और S1 आपने देखा था अभी क्या था, और G1 भी आपने लोगों ने देखा इंटू थिकनेस ऑफ दी प्लेट है यहाँ पे। सिंपल है, आप निकाल सकते हो यहाँ से। उसके बाद आपको 2 प्रिवेंट फ्रैक्चर के केस में आप एरिया इफेक्टिव आपको कितना होता है? 0.9 अल्टीमेट होगा उसमें, तो वही आप ये यहाँ से आप एरिया इफेक्टिव इंटू वही चीज़ है आपकी। ये फॉर्मूला है आपका किसके केस में? अल्टीमेट के केस में। इसको हम प्रिवेंट फेलियर के केस में भी कह सकते हो आप। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो देखते हैं इसमें। देखिए, अब आपका कोई क्या है, सिंगल एंगल अगर कनेक्टेड है सिर्फ वन लेग से, देखिए आपकी कोई भी गसेट प्लेट है एक, और इसमें आपका कोई एंगल मेंबर इस तरीके से कनेक्ट है आपका, है ना, 1 लेग, ठीक है, इसका ये 1 लेग कनेक्टेड है। सही से बनाता हूँ दोबारा से। अब अगर आप उसको कनेक्ट कर रहे हो इस तरीके से, तब इसको आपसे पूछा जाए कि इसका आप एरिया नेट निकालो, है ना, या आपको उसमें एरिया नेट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? A1 प्लस KA2 आ जाएगा आपका। तो जो A1 होगा आपका, ये आपकी कौन सी एंगल है? ये वाला एंगल है जो आपकी लॉन्गर साइड है,
ये सॉरी ये आपकी ये वाला इधर देखिए ये वाला और ये आपका शॉर्टर साइड है। तो जो आपका ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी पूरी की पूरी, और ये आपकी शॉर्टर साइड है। तो आपकी जो बड़ी वाली लेंथ है वो आपका A1 है, और जो आपकी छोटी वाली लेंथ है वो आपकी A2 है। इसको मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से है ये। तो ये आपकी क्या है, बड़ी वाली लेंथ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2 और ये इसकी लेंथ है T। अगर आपको क्या निकालना है, एरिया नेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, A1 प्लस के A2। अब A1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। L1 जो भी आपकी बड़ी वाली साइड है माइनस D माइनस T/2 देखिए यार मैं यहाँ लिखता हूँ, A1 इजिकल टू L माइनस D माइनस T/2 है ना, ये आपका L1 है और ये आपका इंटू थिकनेस। तो L1 तो आपका हो जाएगा और D और थिकनेस आपकी ये यहाँ से आ जाएगी। इसी तरीके से आप A2 भी निकाल सकते हो। A2 के लिए आपको शॉर्टर साइड पे जाना पड़ेगा, तो शॉर्टर साइड कितनी होगी, A2 हो जाएगा आपका L2 कौन सा है, दिस वन इज आपका छोटी वाली साइड है, दिस इज L2। तो L2 माइनस T/2 इंटू T आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। इसी तरीके से आपका एरिया नेट निकल आएगा। A1 A2 पता चल गया आपको, और K भी आपको पता चल गया। और K कैसे निकालोगे आप, देखिए क्या है फॉर्मूला बताया था मैंने एरिया नेट के लिए, A1 प्लस के A2, और यहाँ पे K क्या है, K है 3A1 प्लस A2। A1 आप समझ गए अच्छे से कैसे निकाल सकते हो, लॉन्गर साइड जो भी मेरा एंगल है उसकी लॉन्गर साइड का एरिया निकालोगे, L1 माइनस T2 माइनस D इंटू T, और आपका शॉर्टर साइड के लिए आप L2 माइनस T माइनस T/2 इंटू T, इससे आप शॉर्टर साइड का निकाल लोगे। बट इन केस ऑफ आपका कोई भी एंगल है, दो एंगल हैं आप लोग कनेक्ट करें उसको रिवेट सेक्शन से, किसी गसेट प्लेट है, मान लीजिए एक गसेट प्लेट है, दो आपको एंगल जो है आपने कनेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसको आप जो अगर रिवेट यूज़ कर रहे हो, आप टैक रिवेट यूज़ कर रहे हो, ये आप टैक रिवेट यूज़ कर रहे हो, तब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसके केस में, ये बात आपको याद रखनी है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे एरिया नेट दो गसेट प्लेट को कनेक्ट करने के लिए A1 प्लस के A2 5A1 प्लस अपॉन 5A1 प्लस A2 आ जाएगा। बट इन केस ऑफ आपका क्या है, अब आपका कोई भी आपने गसेट प्लेट मान लीजिए आपने कोई भी एंगल सेक्शन आपने ज्वाइन कर रहे हो, बट लेकिन अब आपने इसमें यहाँ पर गसेट प्लेट यहाँ पे जोड़ दी है, और गसेट प्लेट के बाद फिर आपने कोई एक रिवेट जोड़ दिया है, तब आप कैसे एरिया नेट निकालोगे, इसके केस में आपको याद रखना है। देखिए अब ये आपने गसेट प्लेट, जैसे आपकी गसेट प्लेट और ये आपके दो एंगल सेक्शन है, तो आपका जो K की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो एरिया नेट कैसे निकलेगा आपका, A1 प्लस A2 आ जाएगा आपका, और K की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, और जो K होगा वो कितना हो जाएगा आपको 3A1 प्लस 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 आ जाएगा आपका। दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आप वही फॉर्मूला आपका, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आप पे, बस आपकी K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जब आपकी कोई भी प्लेट बीच में आपकी लगा दी दो एंगल के बीच में। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अच्छा, परमिसिबल स्ट्रेस इन डिज़ाइन
आपको पता है कितनी लेते हैं हम लोग एक्सेल टेंशन में, 0.6 Fy। अब आपको एक बात और रखनी है, अगर आपका कोई प्लेट सेक्शन यूज़ कर रहे हो आप, तो उसमें आप या एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हो आप, या आपका टी सेक्शन यूज़ कर रहे हो आप, या आपका आई, या फिर आपका चैनल, तो 20 mm तक अगर उसकी थिकनेस आ रही है तो आपको जो एक्सेल टेंशन लेना है वो आपको कितना लेना है, 150 MPa लेना है। और अगर 20 mm से ज़्यादा आ रही है, 20 से 40 के बीच में आ रही है, तो मेरे जो एक्सेल टेंशन होगा वो कितना होगा आपका 144। और अगर आपकी 20 से ज़्यादा होती है या 40 से ज़्यादा होती है, ये बात आपको याद रखनी है, 20 से 40 के बीच में आ रही है तो आपको 144 लेनी है। बट इन केस ऑफ बार क्या है आपका, कोई भी राउंड है, स्क्वायर या फिर आपका हेक्सागोनल है, तो 20 mm तक कितना लेना है और 20 mm से 40 mm के बीच में कितना लेना है, तो आपको याद ध्यान रखना है 20 mm तक 150 और 20 से 40 के बीच में 144। सिंपल है, कर सकते हो आप अच्छे से। अब इसके क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है बीच व्हाट इज द इफेक्ट नेट विथ ऑफ अ प्लेट सोन इन गिवन स्केच कैरिंग टेंशन। अब आपको दे रखा है इसमें, देखिए आपकी होल्ड आया दे रखा है कितना, 25 mm के करीब। अब देखिए इसमें आपको क्या लग रहा है, देखिए इसमें सबसे पहली बात तो आपका एक रिवेट ये लग रहा है, एक आपका रिवेट ये लग रहा है, एक आपका रिवेट लग रहा है, जिगजैग मोशन में लग रहा है ये मेरे, तो स्टैगर्ड का केस बन रहा है इसमें। तो आपको विड्थ कितनी दे रखी है, आपको पता है स्टैगर्ड के केस में मेरा फॉर्मूला क्या था, B - ND - S1 का स्क्वायर - S2 का स्क्वायर ओवर 4G1 ओवर 4G2 आपका है ना। तो बस आपको यहाँ पे विड्थ कितनी दे रखी है, आपको विड्थ देखनी है सबसे पहले तो विड्थ दे रखी है आपको 300 के करीब है ना। वो विड्थ कितनी दे रखी है आपको, ये पूरी विड्थ कितनी दे रखी है, थिकनेस ऑफ विड्थ ऑफ द प्लेट 100 200 और ये 300 दे रखी है आपको। और डायमेंशन, वो जो आपका डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 25। और जो आपको स्टैगर्ड पिच डिस्टेंस दे रखी है, स्टैगर्ड पिच डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है 50 दे रखी है ये आपको। दिस इज स्टैगर्ड पिच डिस्टेंस दे रखी है 50। और जो आपको गेज डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, देख रहे हो यहाँ पे गेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, इस रिवेट से यहाँ तक की, वो कितनी दे रखी है आपको 100 दे रखी है। सारी चीज़ें आपको वैल्यू पता है, बस इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 300 माइनस 3 × 25 माइनस 2 × 50 का स्क्वायर ओवर 4 × 100 कर दोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, सॉल्व करोगे इसको तो 237.55 mm आ जाएगा।